हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फोकस ऑन एम पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्य और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज कुछ पहाड़ियाँ बची हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ और पठार स्थित हैं, उनके बारे में सीखेंगे हम लोग, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और दंडकारण्य का पठार। कई सारे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये पठार शामिल हैं, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ बची हैं, उनके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा है, और अरावली के दक्षिण में यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसको पढ़ा है। और विंध्य के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी के दक्षिण में एक और पर्वतमाला है जिसको सतमाला पर्वतमाला बोलते हैं। कई बार परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा गया है। तो सबसे उत्तर में है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में बढ़ेंगे तो नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी कई बार परीक्षाओं में इनका क्रम लगाने को दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ताप्ती नदी के दक्षिण में एक और पर्वतमाला है जिसको सतमाला पर्वतमाला बोलते हैं, सतमाला श्रेणी। और सतमाला श्रेणी ये महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है। तो अरावली पढ़ चुके हैं, विंध्य और सतपुड़ा। उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने बताया था पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताई थी दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर स्थित है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताई थी हमने विशाखापट्टनम, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी बताई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कुछ गुजरात में स्थित हैं, और कुछ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी पाया जाता है। इससे पहले हमने भी बताया है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है और वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो एक दूसरे से राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होते हैं, या इसी को बोलते हैं मालदा गैप के द्वारा। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ पर ये वाला सौराष्ट्र क्षेत्र है जो अर्धचंद्राकार दिख रहा है। यहाँ पर एक है गिरी पर्वत और दूसरी है गिर पर्वत, गिर, और दूसरा है मांडो पहाड़ी। ये दो पहाड़ियाँ गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित हैं, गिरी पर्वत, गिर और मांडो। गिर की एक विशेषता ये है कि गिर पर्वत पर एशिया में जो एशियाई शेर है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के जो गिर वाला क्षेत्र है, गिर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको बोलते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की खास बात यह है कि ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, यानी कि पूरे एशिया में कहीं भी इस टाइप के शेर नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। और ये अफ्रीका, जैसे जो अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ के जो शेर जिस टाइप के यहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में भी उसी प्रजाति के शेर पाए जाते हैं। तो पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर ये सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं और पूरे एशिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। और एक पर्वत है गुजरात में स्थित है यहीं पर, जिसको बोलते हैं गिरनार पर्वत। तो गुजरात में 3 पर्वत श्रेणियाँ आपने देखी, 3 पहाड़, एक तो गिरनार पर्वत, दूसरा गिर और तीसरा मांडो पहाड़ियाँ। ये तीनों गुजरात में स्थित हैं, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। उसके बाद
पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र यहाँ पर मेघालय पठार पाया जाता है, मेघालय में स्थित है मेघालय पठार। और मेघालय पठार पर 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये मेघालय पठार है। और मेघालय पठार पर 3 श्रेणियाँ स्थित हैं जो कि प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। और इनके नाम हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो पहली है, दूसरी है खासी, और जो तीसरी है वो जयंतिया। ये मेघालय में स्थित हैं पर्वत श्रेणियाँ। और इन्हीं पर्वत श्रेणियों पर इन्हीं के नाम से भी जो लोग स्थित हैं, यानी कि जो लोग निवास करते हैं, उनको भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे जो गारो पहाड़ियों पर स्थित है उनको गारो जनजाति बोला जाता है, जो खासी पहाड़ी पर स्थित है उनको खासी जनजाति बोला जाता है, और जयंतिया भी जयंतिया पहाड़ियों पर निवास करते हैं। इसके बाद असम में और 2 और पर्वत श्रेणियाँ हैं यहीं पर, जिनका नाम है मिकिर और रेंगमा। एक है मिकिर और दूसरी है रेंगमा। ये दोनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये असम में हैं, और ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। इसके अलावा और भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन हम लोग उनको पढ़ चुके हैं क्योंकि वो हिमालय का पार्ट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर स्थित थी, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर हम हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जब हम लोग हिमालय से संबंधित पढ़ रहे थे तो जो भी पर्वत श्रेणियाँ हिमालय अरुणाचल प्रदेश में स्थित थी उनको बताया था। देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी एक थी, यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी, AMDM यानी कि DM AM बताया था हमने। यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणियाँ क्रम से हैं इनको बोलते हैं DM AM। D से डफला, M से मिरी, A से अबोर और M से मिसमी। ये भी क्रम से हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पहाड़ियाँ, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ना होकर ये हिमालय का भाग है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है नागालैंड। नागालैंड में नगा पहाड़ी स्थित है, और इसके दक्षिण में मणिपुर है, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या लैमाडोल पहाड़ी बोलते हैं। और मिजोरम है, इसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी। नागालैंड में नगा पहाड़ी, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी या फिर मणिपुर पहाड़ी, और सबसे दक्षिण में मिजोरम है तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का भाग है। और यहाँ मेघालय और असम में जो हमने बताया गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर और रेंगमा, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की जो, ये यहाँ से हम हटा देते हैं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। पश्चिमी घाट पर्वत की जो एक रेखा हमने बताई थी, अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसके उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई थी, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख थी। महाराष्ट्र में यहीं पर स्थित है गविलगढ़ की पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। गविलगढ़ और हरिश्चंद्र, गविलगढ़
और हरिश्चंद्र। ये दोनों पहाड़ियाँ जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं यहीं पर। और इनसे ये पूछा जाता है, गविलगढ़ पूछी गई है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है, तो इनका विस्तार जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको याद रखना है, गविलगढ़ और हरिश्चंद्र। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पठार के बारे में। और पठार में सबसे पहले हम मालवा का पठार के विषय में चर्चा करेंगे। और मालवा का पठार कुछ यहाँ पर स्थित है। मालवा पठार का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है, और उत्तर में इधर जो दक्षिण पश्चिमी यूपी है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है, और पश्चिम में राजस्थान तक है इसका विस्तार। और मालवा पठार की जो स्थिति है वो मालवा पठार के उत्तर में पूर्व और पश्चिम में पश्चिमोत्तर में तो अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसके दक्षिण में जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी है। यानी कि जो मालवा पठार का विस्तार है, मालवा का पठार इसका विस्तार अरावली के दक्षिण में और विंध्य श्रेणी के उत्तर में है। और इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार है, और इसका जो उत्तरी हिस्सा जो यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है मालवा पठार का। मालवा पठार का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावे से हुआ है। बेसाल्ट लावा तो आपको पता है कि लावा किसे कहते हैं। लावा जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो भूगर्भ से जो भी पदार्थ निकलता है और उसी को लावा बोलते हैं। जब तक वो पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और ज्वालामुखी फूटने के बाद जब वो पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। और इस लावा से जो मिट्टी बनती है उसको काली मिट्टी बोलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी फूटने के बाद जो भी मिट्टी बनती है उसका निर्माण, उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावे से है, और इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी की खास बात यह है कि इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद फिर मालवा के पठार का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, इसी में मेवाड़ का पठार स्थित है, और इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध और पार्वती। इन नदियों का उद्गम जो है वो मालवा पठार से होता है, और मालवा पठार से निकलने के बाद ये नदियाँ यमुना नदी में जाके मिलती हैं। यानी कि ये जो नदियाँ हैं वो यमुना नदी की सहायक हैं, और यमुना नदी किसकी सहायक है? वो गंगा की सहायक है। यमुना नदी की खास बात यह है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी सहायक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और ये चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध और पार्वती नदियाँ जो हैं ये सभी नदियाँ यमुना की सहायक हैं, और ये इन नदियों का जो उद्गम होता है वो मालवा के पठार से ही होता है। हमने बताया कि मालवा पठार जो है वो बेसाल्ट लावे से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और मालवा के पठार में ही संप्राय मैदान स्थित है। क्या होते हैं संप्राय मैदान? इसका हमने बताया निर्माण जो है बेसाल्ट लावे से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संप्राय मैदान पाए जाते हैं। संप्राय मैदान पहले जब ये बेसाल्ट लावा इस पर निकल के, और जो बेसाल्ट लावा यहाँ पर पाया जाता है वो दरारी उद्भेदन के द्वारा यहाँ पर निकल के आया है पृथ्वी के गर्भ से, और दरारी उद्भेदन के निकलने के बाद ये कुछ पहाड़ियों के रूप में जब इसका निर्माण हुआ था, तो जब पहाड़ियों का जब प्रकृति के द्वारा क्षरण होता है, यानी कि मान लीजिए ये कोई
भूखंड है और भूखंड पर ये कोई पहाड़ वगैरह है। और इसका जब प्रकृति के द्वारा ऊपरी परत जब छट जाती है या अपक्षय और अपर्दन के द्वारा इसका जब विनाश हो जाता है ऊपरी परत का, तो यहाँ से जो चट्टानें थी उनका क्षरण हो गया। क्षरण होने के बाद यहाँ पर ये जो पठार है कुछ मैदान के रूप में इसका निर्माण हो गया। इसीलिए पर्वतों के टूटने के बाद या पहाड़ियों के टूटने के बाद जो मैदान बने उन्हीं को हम संप्राय मैदान बोलते हैं। और मालवा के पठार की खास बात और एक है कि यहाँ पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, यानी कि रोलिंग प्लेन पाए जाते हैं। उर्मिल मैदान मतलब जिसमें तीव्र ढाल, ऐसे मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं जिनका ढाल बहुत ही तीव्र है। और हमने बताया कि जो मालवा पठार है, मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और उत्तराखंड से दूसरी नदी निकलती है वहीं यमुना नदी। यमुना नदी भी ये गंगा की सहायक है, तो गंगा में मिल जाती है। और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो जाके सभी, अभी हमने बताया चंबल, बेतवा, केन है, ये सभी जाके यमुना नदी में मिलती हैं। यानी कि जो भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसलिए जो मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। और मालवा पठार पर जो ये नदियाँ बहती हैं, इन नदियों ने मालवा पठार को बहुत ही काट छाँट दिया है। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। और दूसरी खास बात यह है, मालवा पठार बीहड़ खड्ड, और बीहड़ खड्ड किस लिए बने हैं? क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं मालवा पठार से, उन नदियों ने इसकी जो मिट्टी है मालवा पठार की उसको बहुत ही बेहद काट दिया है। काटने छाटने के बाद बड़े बड़े खड्डों में इसको बदल दिया है। इसीलिए जो मालवा पठार है वो उसमें बहुत ही बड़े बड़े बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। और भारत का सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र भी मालवा का पठार है। अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन क्या होता है? बारिश में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जिस एक धार में पानी पृथ्वी पर बहता रहता है तो वहाँ पर कुछ नाली टाइप में बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। यानी कि नालियों के रूप में जो कटाव होता है मिट्टी का, उसी को अवनलिका अपर्दन बोलते हैं। तो भारत का सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र जो है वो मालवा पठार है। अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र ये मालवा पठार है। और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार। और अभी हमने बताया कि बीहड़ खड्ड के रूप में इसकी जो सहायक नदियाँ यहाँ से जो निकलती हैं उसने इसको बदल दिया है बीहड़ खड्ड के रूप में। और उर्मिल मैदान भी यहीं पर पाए जाते हैं। और उर्मिल मैदान में कहीं कहीं पर चपटी पहाड़ियाँ भी स्थित होती हैं। तो चपटी पहाड़ियाँ भी कहाँ पर पाई जाती हैं? मालवा के पठार में चपटी पहाड़ियाँ। तो ये कुछ जानकारी थी मालवा पठार के बारे में। इसके बाद हम छोटा नागपुर पठार पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर इसमें कुछ आप लोगों को सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि इसमें हम कुछ सुधार कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक कुछ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।